साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दंगल में दिग्गज वाली खबर के साथ। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोनों तरफ से लक्ष्य सिर्फ एक है कि कैसे मरुधरा के रण को जीता जाए। इसके लिए तीखे से तीखे हमले किए जा रहे हैं, सियासी हमले लगातार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, वार पलटवार और भी ज्यादा तेज होता चला जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने आ गए थे। राजस्थान के दंगल में कई दिग्गज लगातार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये दावे उनकी ओर से किए जा रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। कांग्रेस और बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान संभाली, कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि घोटालों की जांच करवाएंगे, तो राहुल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए। मोदी मोदी। ये राजस्थान चुनाव का शोर है, जहां हर तरफ से जीत के लिए जोर लगाया जा रहा है। कोई रैली कर रहा है, कोई रोड शो से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है, तो कोई बड़ी सभा करके जीत का दम भर रहा है। मरुधरा की धरा पर तीखे सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव की कमान कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने संभाल ली है। एक तरफ से पीएम मोदी जीत की हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में बड़ी रैली की है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। लेकिन इस सियासी दंगल में राहुल गांधी भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी है। राहुल गांधी ने आज 3 जगहों से एक के बाद एक तीखे हमले बीजेपी पर किए हैं। बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी तो मरुधरा के रण में आमने सामने है ही, दूसरी तरफ मायावती ने भी जीत की हुंकार भरी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा प्रहार किया है, जहां मायावती ने करौली में विशाल जनसभा की है। प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। सियासी दल तो जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन मरुधरा की अनसुलझी सियासी लड़ाई में निर्दलीय भी चुनावी माहौल बना रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के लिए हर कदम पर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि प्रचार में अभी 3-4 दिन का समय बचा है। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों के रोड शो होंगे, जहां कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनावी फिजा बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात मोदी के संकल्प की। राजस्थान विधानसभा में मतदान की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के दिग्गज के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। चूरू और झुंझुनू में 2 जनसभा की, जिसमें कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला गया। पीएम के अलावा बीजेपी के कई और दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी रण में पीएम का प्रचार धुआंधार, विरोधियों पर एक एक कर हमले किए कई बार। यहाँ 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं देगी।
जी हाँ, चुनाव है तो प्रचार भी होगा और प्रचार है तो वार पलटवार भी होगा। अब प्रचार प्रत्याशियों का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो हमलों का लेवल कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में जनसभा की, जहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। झुंझुनू में पीएम मोदी पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जम करके हमला बोले। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक न हुआ हो। यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए, लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। ये कैसा जादू है भाई? मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, ये आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वहीं चूरू के तारानगर में चुनावी रैली में भी पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने क्रिकेट की भाषा में कांग्रेस पर प्रहार किया। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है
कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। 25 दिसंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी के दिग्गजों के साथ उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में उतरे। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बूंदी और हिंडोली में बीजेपी प्रभुलाल सैनी के लिए चुनाव प्रचार किया। तो मैं मेरी पगड़ी प्रभु जी का सिर पर रख दूं, जिता के भेजोगे? पक्का? 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही दावों और वादों की राजनीति पर 5 साल का ब्रेक लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मतदाताओं के लिए दिल में उतरने के लिए दिग्गज इसी तरह आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान के रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली है, जिन्होंने बूंदी और दौसा में जनसभा की। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने झुंझुनू के नवलगढ़ और खेतड़ी में जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के रण में फाइनल जंग होने वाली है। उससे पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी जान झोंक दी है। सीएम गहलोत और राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर जनसभाएं की और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने बूंदी और दौसा में प्रत्याशियों के लिए जनसभा की और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो, मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की 7 गारंटियों का जिक्र भी किया। नरेंद्र मोदी जी, जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने कि जाति का सेंसस होगा, और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है। चुनाव प्रचार की कमान सीएम गहलोत के हाथ में भी थी। जयपुर में सीएम गहलोत ने केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। सरकारें गिरा दी बीजेपी ने, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी क्या क्या बोलते हैं, आप पढ़ते होंगे अखबार में, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, जादूगिरी के बारे में, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप सुनते होंगे। बताइए, इतने बौखला गए लोग। हमारी स्कीमें, हमारी योजनाएं, हमारे कानून, उनके बारे में बोलना चाहिए इनको। उनकी आलोचना करे, कमियां निकाले। ये लोकतंत्र होता है चुनाव के वक्त में, ये लोकतंत्र है, उस पर नहीं बोलेंगे। राजस्थान का रण भारी है। कांग्रेस फिर से कर रही जीत की तैयारी है। ऐसे में राहुल प्रियंका की जोड़ी जनता के बीच मतदान की अपील कर रही है। अब देखना यह है कि दोनों की इस अपील का जनता पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पीसीसी वॉर रूम पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक ली। इस दौरान उनके साथ मुकुल वासनिक और शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रदेश भर की सीटों का फीडबैक लिया और पीसीसी वॉर रूम की कार्य प्रणाली भी देखी। साथ ही राहुल गांधी वॉर रूम में स्टाफ से भी रूबरू हुए।
तो वहीं राहुल ने वॉर रूम में कांग्रेस के जिन योद्धाओं से मुलाकात की, उनका हौसला खासा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। राहुल ने वॉर रूम की कार्यप्रणाली को करीब से देखा, जरूरी दिशा निर्देश दिए और सरकार की उपलब्धियों और भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी जानकारी ली। बाबूलाल धायल ने बातचीत की, सुनिए। राहुल गांधी अतिव्यस्त कार्यक्रमों के बीच में अपना वक्त निकालकर पीसीसी के वॉर रूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने वर्किंग स्टाफ है उनसे बात करी, यहां पर जो मोर्चा संभाले हुए हैं वॉर रूम का उन नेताओं से मुलाकात करी। किस तरह से आप लोगों ने राहुल गांधी से बात करने के बाद में महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि सरकार आ रही है? सर जी, आज हमारे वार रूम में भारत जोड़ो यात्रा से विश्व के अंदर एक अमिट छाप छोड़ने वाले हमारे युवा नेता राहुल गांधी पधारे और जो यहाँ काम कर रहे हैं युवा कार्यकर्ता, युवा नेता, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ है और हमारा तो यही संदेश हमें मिला कि देश को इस लोकतंत्र बचाने में, संविधान बचाने में और जो किसानों और मजदूरों पर अत्याचार होने हैं उसके बचाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं। अच्छा, क्या बात करी राहुल गांधी ने और किस तरह से वर्किंग को समझा वॉर रूम की को? वो आए हमारे सोशल मीडिया रूम में, उन्होंने पूछा कि सोशल मीडिया पे कैसे काम कर रहे हो और सबसे सबका नाम भी पूछा। मतलब लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो सबसे आगे नाम पूछे और सबसे बात करे और क्या काम कर रहे हो। जो भी हम काम इतने दिन से कर रहे हैं, 1.5 महीने से हमने वो सब बताया है और वो सुन के भी गए हैं। किस तरह की वर्किंग है, किस तरह का प्लानिंग है, एग्जीक्यूट किस तरह से कर रहे हैं आप राहुल गांधी की जो सोच है उसको मतदाताओं तक? जी राहुल जी, आज जब हमारे यहाँ ऑफिस में पधारे हुए बड़े सौभाग्य की बात है कि जैसे जानकारी मिली कि अभी तक जितने भी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, केवल राजस्थान के वॉर रूम में अभी तक राहुल गांधी जी आए और अन्य किसी स्टेट में अभी तक नहीं आए थे। और आज यहाँ आकर उन्होंने जो हमारे यहाँ मुख्य से 3 काम हो रहे हैं सोशल वॉर रूम के अंदर। एक जो हमारे मंडल कमेटी के साथियों से जो डेस्क पे हमारे पदाधिकारी डायरेक्ट डेली संवाद करते हैं, साथ ही हमारी सोशल मीडिया की टीम और जो लीगल कमेटी की टीम थी उनकी कार्यप्रणाली को जाना और सभी को धन्यवाद दिया कि सभी साथियों के सहयोग से पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा हुआ है, निश्चित रूप से उससे पॉजिटिव माहौल बन रहा है। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने चलाई हैं और जो हमारी नीतियां हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, उनके कारण आज राजस्थान में बिल्कुल न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी पॉजिटिव माहौल है। इसी बारे में, इसी मुद्दों पर राहुल गांधी जी से चर्चा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जिन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की, वो सब उनका हौसला बढ़ा हुआ दिख रहा है और इनको यकीन है कि जिस तरह की वर्किंग चल रही है उससे जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है। तो राहुल गांधी ने वॉर रूम में आकर के हौसला बढ़ाया है। देखना है कि किस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में राहुल गांधी के पैगाम को लेकर जाता है और फिर किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन सनत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल महामुकाबले के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने कहा कि टीम इंडिया ने लगातार बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल मुकाबले की भिड़ंत तय कर ली है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में बेहतर प्रदर्शन कर विश्व कप विजेता बनने के लिए राजस्थान की पूरी जनता की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सीएम ने कहा कि पूरे देशवासियों की भावनाएं आज टीम इंडिया के साथ हैं। हम सब दुआएं करते हैं कि इंडिया जीते। पूरा देश चाहता है कि इंडिया इस मैच में जीते। ये पूरा देश मैं समझता हूँ कि कई दिनों से इंतजार कर रहा आज के दिन का। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया अवश्य जीतेगी। मेरे प्रदेशवासियों की दुआएं खिलाड़ियों के साथ में हैं, टीम के साथ में हैं। धन्यवाद। उधर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में महाराणा प्रताप और सनातन धर्म का जिक्र पार्टियां प्रचार प्रसार के तौर पर हथियार की तरह कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी अब संतों के निशाने पर आ गए हैं और उसकी वजह है उनका चुनावी सभा में बार बार महाराणा प्रताप और सनातन धर्म का जिक्र करना। सीपी जोशी के बयान पर महंत ज्ञानानंद ने सीपी जोशी पर पलटवार किया। महंत ज्ञानानंद का कहना है कि सीपी जोशी जब सनातन की बात करते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही 6 महीने में प्रदेश के पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार अंकित कर दी थी। उनके वोट की लड़ाई नहीं है, दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे ले, भगवान राम मंदिर पे ले, राम भगवान पे ले, बीजेपी पे ले, बीजेपी का राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या?
महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। देश में राजधानी में अकबर रोड, जहांगीर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड तक है, लेकिन आपकी पार्टी ने कभी महाराणा प्रताप रोड निश्चय करने का कभी फैसला नहीं किया। तो 25 दिसंबर को मत गाड़ियां आपस में टकरा गई। रंजीता कोली की गाड़ी और पीछे एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सांसद रंजीता कोली सहित उनके साथ मौजूद लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन मामूली चोटें जरूर आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद रंजीता कोली का काफिला गुजरते हुए और पीछे जो गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी वो भी हादसे का शिकार हो गए। एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें भी चोटें आई हैं, साथ ही साथ रंजीता कोली को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। हालांकि सूझबूझ के चलते यहाँ पर बड़ा हादसा होने से टल गया। जैसे ही ये हादसा हुआ, आसपास मौजूद लोग वहां पर पहुंचे और सभी को बाहर निकाला गया। और अगली खबर का रुख करेंगे। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की भरमार देखने को मिल रही है। आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार 4% बढ़े हैं। 2018 के चुनाव में 320 उम्मीदवारों पर मामले दर्ज थे, तो वहीं 2023 के चुनाव में ये आंकड़े बढ़ गए हैं। 326 तक उम्मीदवारों का आंकड़ा जा पहुंचा है। ये मामले दर्ज किए गए हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। 2018 में 46 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार जीत भी गए थे और यही वजह है शायद कि लगातार जो प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उनके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक और आम जनता को आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवारों के बारे में जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की कोशिश करवा रहा है, तो वहीं आपराधिक मामलों से उम्मीदवारों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक करवाए जा रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव लड़ने वालों में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2013 में कुल उम्मीदवारों में आपराधिक मामले घोषित करने वाले महज 11% उम्मीदवार थे, तो वहीं 2018 में इनकी तादाद बढ़कर 13.94% हुई और अब 2023 की बात करें तो संख्या काफी ज्यादा बढ़ा है। आंकड़ों में इजाफा हुआ है। 17.38% तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में राजस्थान में कुल 2294 उम्मीदवारों में 320 यानी 13.94% प्रत्याशी ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। दो 2018 में चुनाव में 195 उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर मामले दर्ज थे। वहीं मौजूदा विधानसभा चुनाव में 1875 में से 326 पर आपराधिक मामले और 236 पर गंभीर अपराध वाले मामले दर्ज है। साल 2018 में अपराध के मामले में गंभीर अपराधों पर अगर नजर डाली जाए तो उस दौरान 4 प्रत्याशी ऐसे थे जिनके ऊपर हत्या का मामला, वहीं 25 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश का मामला, 11 उम्मीदवारों पर किडनैपिंग का मामला दर्ज था। 16 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है। वहीं इस बार के चुनाव में हलफनामे को खंगालने पर जो सामने आया उसमें 36 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर महिला अपराध से जुड़े मामलों को सार्वजनिक किया है, जबकि इनमें से एक ने अपने ऊपर बलात्कार के मामले की जानकारी दी है। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके हलफनामे में हत्या के मामले की जानकारी दी गई है। हत्या के प्रयास से जुड़े 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार के चुनाव में ऐसे ही उम्मीदवारों की वजह से 200 विधानसभा क्षेत्र में से 45 को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र माना गया है, क्योंकि वहां मौजूद उम्मीदवारों में से 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है। 2018 में ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 48 थी। प्रयास करते रहते हैं कि हम देखें और जाएं,
और इसीलिए राजस्थान इलेक्शन वॉच पार्टियों को भी बोलता है, क्योंकि और अंत में तो हमें वोटर को बोलना पड़ेगा और पार्टियों को बोलना पड़ेगा कि आप मत करो, आप ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दो, ताकि वो आगे ये काम नहीं करेंगे। वो कहीं कुर्सी में बैठे और बैठना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक लाज रखेंगे, वो कहीं ना कहीं कानून को फॉलो करेंगे। ये चलते ही रहेगा। अब कहीं ना कहीं किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पार्टियों को लगना पड़ेगा कि आप ऐसा करोगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एक असर पड़ेगा। नहीं तो लोगों को लगेगा जो चुनाव जीते, जैसे भी जीते, जिस प्रकार से जीते चलेगा, और फिर हमारा सत्ता कैसे चलेगा अपने आप कहानी। पिछले चुनाव में 320 दागी उम्मीदवार में से 46 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे, यानी प्रदेश की विधानसभा में बचे 199 विधायकों में से करीब 23% विजयी उम्मीदवारों पर मामले दर्ज है। उनमें से 14% पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या के मामले, हत्या के प्रयास के मामले शामिल है। इस तरह के मामलों के लिहाज से कोई पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के 25% विधायक, भाजपा के 16% विधायक, सीपीआई दोनों ही विधायक और निर्दलीयों में से 43% विधायकों पर मामले दर्ज है। उसमें अभी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो आपराधिक हैं 18 कैंडिडेट खड़े किए हैं सीपीआईएम ने, तो उनका जो है वो ज़्यादा है, उनके कैंडिडेट कम है लेकिन उनका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, जो कि बेहतर है। और जो गंभीर अपराधी है वो 67 है और अपराध वाला वो बेहतर है। इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसके 78 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से 36 जो हैं वो अपराधी हैं और 31 गंभीर अपराधी प्रतिशत में हैं। बीजेपी के अंदर जो है वो 31% अपराधी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उसमें से 21 हैं वो गंभीर अपराधी हैं। और इसी तरह से कांग्रेस में हम देख रहे हैं तो 24% जो है वो अपराधी हैं और उसमें से 17% गंभीर अपराधी हैं। और इसी तरीके से आप में भी है 21 और 17, और फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी में भी 12, 6 और बीएसपी में भी 6 और 4 का है। राजस्थान में चुनाव में सरगर्मियां जारी हैं। जनता को लोक लुभावन घोषणाओं से रिझाने की कोशिश की जा रही है। उन सब के बावजूद इस बार चुनावी मैदान में 17% से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 के चुनाव में 320 में से ऐसे 46 उम्मीदवार जीत भी गए थे। इस बार 326 ऐसे उम्मीदवारों के मुकद्दर का फैसला जनता चुनाव में करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अपराधियों के मामले में अगर देखा जाए तो पहले से काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। राजस्थान में 1875 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 300 से ज़्यादा उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार हैं। अगर देखा जाए तो अपराध से जुड़े मामलों के करीब 17% उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 13% उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कि गंभीर अपराध से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष के जो उम्मीदवार हैं वो अपराधों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में अपराध के मामले देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर। तो लोकतंत्र में हमेशा स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुने जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनावों के दौरान कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे भी दर्ज होते हैं। इस विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 1857 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 326 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 236 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या सभी सियासी पार्टियों में बढ़ती चली जा रही है। 2018 में इनकी तादाद 13.94% हुई और तब 2023 में संख्या 17.38% पर पहुंच गई है। जी हाँ, ये चुनाव है जनाब। यहाँ नेताजी जीत के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रैक्टर की सवारी हो या जीप की सवारी, जाति, धर्म, नाच, गाना, खाना और डांस, न जाने क्या क्या। जीत के लिए खादीधारी नेताजी अब कुछ भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हो या बीजेपी के उम्मीदवार, सभी अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
भरतपुर में कार्यकर्ताओं का मनोरंजन करने और चुनाव प्रचार में समर्थन मांगने के लिए प्रत्याशी अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। बयाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव ने चुनाव प्रचार के दौरान गांव में डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। देहाती गानों पर जमकर ठुमका लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव नजर आए। इतना ही नहीं, राजसमंद विधायक और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी तो ट्रैक्टर पर ही वोटरों को रिझाने के लिए निकल पड़ी। रेल मगरा क्षेत्र में ट्रैक्टर और जीप चलाकर विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला का तो अनोखा अंदाज देखने को मिला। गांवों में लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर बैंसला का स्वागत किया। बैंसला ग्रामीणों से मॉडल विधानसभा बनाने का दावा कर रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इन दिनों चुनावी प्रचार में विकास का मुद्दा गौड़ हो गया है। सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, तो अब सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी संतों के निशाने पर आ गए हैं। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे ले, भगवान राम मंदिर पे लाए, राम भगवान पे लाए, बीजेपी पे लाए। बीजेपी का राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। कि महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। इन सब के बीच धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भी मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा भी चुनाव प्रचार के दौरान गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेकने के साथ सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्हीं के साथ बैठकर लंगर भी चखा। फिलहाल प्रत्याशियों का ये दाव कितना वोट में बदलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा और 3 तारीख को काउंटिंग के बाद सब तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लगातार राजस्थान में दिग्गजों का दौरा देखा जा रहा है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चुनावी अभियान लगातार जारी है। कल पाली और पीली बंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। कल बीकानेर में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 नवंबर को अंता, कोटा और करौली में सभा होगी। 21 नवंबर की शाम को जयपुर में भी रोड शो किया जाएगा। तो एक और दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और एक एक कर कांग्रेस पर कई हमले भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 नवंबर की शाम को जयपुर में भव्य रोड शो किया जाएगा, जिसे लेकर खास तैयारियां लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही हैं। तो अटरू के देवपुरिया गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने पक्की सड़क और मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। लंबे समय से सड़क की समस्या जस की तस है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन सभी ने नजरअंदाज किया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने मतदान न करने का ऐलान कर दिया है। हमने सभी नेताओं को, अलग अलग पार्टियों को वोट देकर देख लिए, किसी ने भी आज तक रोड नहीं किया और अधिकारियों को भी हमने लिख कर दिए, ऊपर सीएम साहब तक को भी लिख कर दिए, लेकिन किसी ने भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद से इस गांव में कोई सड़क नहीं, सुविधा कोई नहीं है। सारी सुविधाएं से वंचित है गाँव। कितनी बार वादे भी किए उन्होंने, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। खबर अजमेर से है। बहुचर्चित अब खैर नहीं, क्योंकि पत्थर फेंकने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने वंदे भारत रेलों की बोगियों के बाहर के तरफ कैमरे इंस्टॉल किए हैं, जो रेल के दोनों तरफ की निगरानी करते हैं। दरअसल हाल ही में स्पीड से दौड़ती रेलों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई बार यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।
अक्टूबर के महीने में जयपुर उदयपुर वंदे भारत रेल पर भीलवाड़ा से गुजरने के दौरान पत्थर बरसाए गए। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में राजधानी और एक्सप्रेस रेलों की बोगियों के बाहर भी ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे जो पत्थरबाजों पर निगरानी रख सके। पथराव की घटना जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले जो है वंदे भारत में भी आई थी, तो उसमें चूंकि हमारा एक सिस्टम है जिसमें वंदे भारत में कोचेज में हमने कोच के बाहर कैमरा लगा रखे हैं, तो उस कैमरा की मदद से जो है हमने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये पथराव की घटना करते हैं उनको हमने पकड़ा भी है। और अभी कुछ एक दिन पहले ट्रैक पे भी एक ऐसी हमें वीडियो हमें मिला था, प्राप्त हुआ था, जिसमें कि ट्रैक पर वो पटाखे फोड़ रहा था। उसको पे भी हमने तुरंत कार्रवाई की और जो है उसकी हमने तुरंत ही उसको लोकेट कर लिया और लोकेट करके जो है आवश्यक कार्रवाई की गई। तो इन सब घटनाओं से एक बड़ा ही मन विचलित होता है, क्योंकि एक रेल जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है, ये हम सबकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इनको रेल संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। ये ऐसा करना ना सिर्फ एक दंडनीय अपराध है, बल्कि आप दूसरे की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। उधर हाड़ौती का सफेद सोना कहे जाने वाले लहसुन के दाम कोटा में आसमान छूने लगे हैं। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में लहसुन के दाम 21,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। दिवाली के बाद अचानक लहसुन के दामों में उछाल आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कोटा मंडी में रोजाना 5,000 कट्टे लहसुन की आवक हो रही है। वहीं एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में लगभग 50,000 कट्टों तक की आवक हो रही है। कट्टे लेके आया हूँ, 17,000 रुपये क्विंटल बिका लहसुन। पिछली बार से इस बार कितना मुनाफा हुआ है? पिछली बार से 5-7 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछली बार क्या भाव गया था? पिछली बार तो 10-12 हज़ार रुपये क्विंटल बिका था। और इस बार? इस बार 17,000। 17,000 बिका। हाँ, तो इस बार तो फिर लहसुन का ही चलेगा। हाँ बढ़िया है, ठीक है। पर अब क्या है, कितना बोया है लहसुन अब बहुत कम बचा है किसानों के पास, जैसे 8-10 कट्टे बचे। तो अजमेर में आगामी चुनाव के लिए सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत ग्रीन थीम पर जिले के समस्त एनजीओ के साथ बधिर विद्यालय के छात्रों की ओर से मतदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बच्चे आम जनता को मतदान के लिए जागरूक करते नजर आए। रैली को अजमेर के संभागीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग के कोऑर्डिनेशन में शिक्षा विभाग और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जिसमें खास तौर से विशेष योग्यताधारी बच्चे पढ़ते हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन संस्थाओं द्वारा आज ये स्वीप रैली निकाली गई। इसके द्वारा ये संदेश दिया गया कि आने वाली जो 25 नवंबर है उसमें ये लोग भी मतदान में पूरा अपना हिस्सा लेंगे, 100% मतदान करेंगे और अपने अड़ोसी पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। तो मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत में वृद्धि के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सतरंगी सप्ताह के कार्यक्रमों की सफलता के लिए नगर परिषद के तत्वाधान में ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत शहर में दिव्यांगजन रैली निकालकर मतदाता के लिए नारे लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तंत्र का सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आज चतुर्थ दिन है। चतुर्थ दिन में आज पूरे राजस्थान में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ट्राईसाइकिल रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट चौराहे से दिव्यांग साथियों के साथ ये रैली प्रारंभ होगी। नगर परिषद के तत्वावधान में गोलप्यू चौराहे सुभाष चौक पर इस रैली का समापन होगा। वहाँ पर मत जागरूकता के लिए इनके द्वारा और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का संदेश दिया जाएगा। और क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। ऐसे में अगर बात वर्ल्ड कप की हो तो फिर क्या कहने। जोधपुर में अफजल नाम के क्रिकेटर प्रेमी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी से मिलती जुलती एक ट्रॉफी बनाई है, जिसे बनाने में उन्हें 1 महीने का वक्त लगा, जो देखने में बिल्कुल हूबहू वर्ल्ड कप ट्रॉफी के जैसी है। अफजल की माने तो इससे पहले जब पहली बार उन्होंने ट्रॉफी बनाई तो भारत वर्ल्ड कप जीत गया था और यही उम्मीद
दोबारा, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्रॉफी बनाई। अफजल चाहते हैं कि उनकी बनाई ट्रॉफी पर विनिंग टीम के खिलाड़ियों के सिग्नेचर हों, जिसका पैसा वो गरीब और जरूरतमंदों को दे सकें। मोहम्मद अफजल है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरे को बचपन से क्रिकेट का एक शौक था। एक जोधपुर में यहाँ पर एक क्रिकेट ट्रॉफी आई थी, उसको ही देख के मैंने अपने दिमाग में डाल के वो बचपन में मैंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाई थी। और मेरा एक ये है, इसमें 2011 के अंदर मैंने जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाई थी वो टीम इंडिया जीत के लेके आई, और उसी बेस पर मैंने 2023 की बनाई है। और मैं यही चाहता हूँ कि टीम इंडिया ये जीत के चैंपियन बन जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।